हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक कराने वाले हैं, जो कि क्लास 11 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का। देखिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और याद रखिएगा यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट जो हम यहाँ पे भी आपको कराने वाले हैं, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर तो कुछ होना ही नहीं है। तो देखिए बाबू, पीरियोडिक टेबल का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान भरे हुए अंतिम कक्षक के द्वारा निर्धारित, मतलब अंतिम कक्षक मतलब कि लास्ट ऑर्बिटल जो भरता है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा, वो हम लोग को बोला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, क्या है वो बताइए। तो क्वांटम नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा लास्ट ऑर्बिटल में कितना आप एलिमेंट में जो आप भरे हैं इलेक्ट्रॉन, वो किससे पता चलता है बताइए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, बोरॉन के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखिए बाबू, जैसे आपको पता होगा कि ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया पहला ऑर्बिट और ये हो गया दूसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट को बोलते हैं के ऑर्बिट और दूसरा को बोलते हैं एल ऑर्बिट, ठीक है। तो इसी एल ऑर्बिट में पूछा है, ठीक है, एल ऑर्बिट में पूछा है कि कितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन होगा वो बताइए, ठीक है। तो देखिए बाबू, एल ऑर्बिट में यानी कि सेकेंड नंबर ऑर्बिट में बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इस चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले देखिए बोरॉन कितना नंबर में आता है, 5 नंबर में। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p3। यदि आप ध्यान दे बाबू, तो दूसरा नंबर ऑर्बिट में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉरी ये तो 2p3 नहीं होगा, 2p1 होगा, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर ऑर्बिट में देखिए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, सेकेंड नंबर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एल ऑर्बिट में यानी कि एल कोष में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज, यानी कि डी ब्लॉक तत्व को क्या बोला जाता है। तो हम आपको कई बार बताएं कि जो डी ब्लॉक का तत्व है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या बोला है, 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम एंड विथ, बोल रहा है बाबू कि 3D ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है। याद कीजिए, 3D ट्रांजिशन सीरीज का पहला जो एलिमेंट है वो कौन है, स्कैंडियम। ट्रिक क्या दिए थे, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नहीं, CU ZN ये लास्ट है ना। पहला आ गया स्कैंडियम और लास्ट क्या हो गया, जिंक हो गया। एक बार हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देते हैं। तो देखिए बाबू, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नहीं, CU ZN है कि नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3D ट्रांजिशन सीरीज, देखिए तो स्कैंडियम से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, जिंक में, ठीक है। तो स्कैंडियम और जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हुआ है स्कैंडियम से और लास्ट हुआ जिंक से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तत्वों के किस ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी कि बाबू, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद कीजिए बाबू, हम आपको क्या बोले थे कि जो एफ ब्लॉक बना, यहीं पे दिखाते हैं, ठीक है, ये जो आपका एफ ब्लॉक बना है ना, ये जो एफ ब्लॉक बना है, एफ ब्लॉक में 2 पीरियड होता है। ये एफ ब्लॉक जो बना वो किससे बना बताइए। तो इसी डी ब्लॉक से बना है ना, इसी डी ब्लॉक से बना। यदि आप ध्यान दें तो देखिए बाबू, यहाँ पे 21 के बाद 22 है, 39 के बाद 40 है, यहाँ पे 57 के बाद 58 होना चाहिए था। देखिए 56 57 58 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 58 से लेकर के 71 तक गायब है ना, 58 से 71 तक गायब है। और यहाँ पे देखिए 90 से लेकर के 103, मतलब यहाँ पे 88 है, फिर 89, 90 से लेकर के 103 तक गायब है, 104 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से 58 58 से 71 तक यानी कि 14 एलिमेंट, और यहाँ से बाबू 90 से लेकर के 103 यानी कि यहाँ से भी 14 एलिमेंट गायब है। जानते हैं यहाँ पे जो 14 एलिमेंट और यहाँ पे जो 14 एलिमेंट आना था, उसका गुण इस डी ब्लॉक की तरह नहीं मिल रहा था, उसका गुण एक अलग टाइप का था, इसीलिए उसको एक अलग ब्लॉक में दिखाया गया जिसका नाम रख दिया गया एफ ब्लॉक, जो कि नीचे है। तो एफ ब्लॉक मेनली बाबू आया कहाँ से, आसमान से तो टपक के नहीं आ गया, या किसी का पैकेट से तो नहीं निकला, ये कहाँ से आया, इसी डी ब्लॉक के अंदर से आया है ना, इसी डी ब्लॉक के अंदर से है। तो डी ब्लॉक के अंदर से है, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन,
इसके अंदर से, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। तो F ब्लॉक तत्व को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको? F ब्लॉक के एलिमेंट को। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, समूह 1 के तत्वों को भी कहा जाता है। समूह 1 में से हो गया ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है यही वाला बाबू, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और पी ब्लॉक का भी जो एलिमेंट है इसको भी बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लेकिन ग्रुप 1A यानी कि ग्रुप नंबर 1 जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और यदि सेकंड वाला पूछ दे तो अल्कलिन अर्थ मेटल बोलना है, समझिए ना। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं अल्कलिन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का ट्रिक है बाबू, हलीना करे रब से फरियाद। और ग्रुप नंबर 2 का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला गया है कि समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है लेकिन इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो एस ब्लॉक से लेकिन इसको पी ब्लॉक में रखा गया है? तो देखिए पी ब्लॉक में हीलियम को रखा गया है जो कि एस ब्लॉक से रिलेटेड है। अब बोले सर आप कैसे कह सकते कि एस ब्लॉक से है फिर भी इसको पी में कैसे रखा? क्योंकि हम लोग को तो इस चीज़ का जानकारी है कि पीरियोडिक टेबल को जो बनाया गया है उसके गुण को देखते हुए बनाया गया है। तो यदि हीलियम का गुण एस ब्लॉक की तरह था तो इसको फिर पी ब्लॉक में क्यों रखा? देखिए बाबू यदि आप ध्यान दें हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करते हैं, हीलियम 2 नंबर में आता है 1s2। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए एस सब सेल में आ रहा है ना, एस ऑर्बिटर में आ रहा है, तो इसको एस ब्लॉक में रखना चाहिए था। लेकिन बाबू हीलियम को एस ब्लॉक में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हीलियम में मतलब पहला नंबर ग्रुप में यानी कि एस ब्लॉक का जो पहला नंबर ग्रुप है या दूसरा नंबर ग्रुप है उसका जो गुण है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एक पहला और एक दूसरा, 1A और 2A। तो 1A और 2A में इसका जगह इसलिए फिक्स नहीं हो पाया क्योंकि हीलियम का गुण और 1A और 2A में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का गुण मिल ही नहीं रहा था। हीलियम का एक अलग टाइप का गुण था, इसका अपना गुण था, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता था। और 1A और 2A का आप जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसका गुण 1A और 2A के एलिमेंट से नहीं मिला, ये रिएक्टिव नहीं था, जिसके वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में एक अलग हिस्सा दे दिया गया जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस को रखा गया, वहीं पे इसको रखा गया क्योंकि इसका भी गुण किसके तरह था? नोबेल गैस की तरह, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा था। इसीलिए हीलियम एस ब्लॉक की तरह तो है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसको कहाँ रखा गया? पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि हीलियम का गुण जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट से नहीं मिलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बाबू कि पी ब्लॉक तत्वों के साथ साथ एस ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है। अभी जस्ट हम आपको बोले थे कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। ये खुद से खुद को रिप्रेजेंट करता है, किसी पे आश्रित नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है चेल्कोजेन्स आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। बोला चेल्कोजेन जो है किस समूह के तत्वों को बोला जाता है? याद रखिए बाबू, O से टीपू सुल्तान यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। O से टीपू, ये जो है ग्रुप नंबर 16, इसी को बोला जाता है चेल्कोजेन ग्रुप। क्या बोला जाता है? चेल्कोजेन ग्रुप। ग्रुप नंबर 1A को अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2A को अल्कलिन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 16 को यानी कि O से टीपू सुल्तान ऑक्सीजन वाले को चेल्कोजेन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेल्कोजेन। और नाइट्रोजन वाला को निक्टोजेन, ठीक है। नाइट्रोजन वाला को निक्टोजेन और ऑक्सीजन वाला को क्या बोलता है? चेल्कोजेन, ठीक है। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसको क्या बोलता है? नोबेल गैस फैमिली, ठीक है, नोबेल गैस। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको बोला जाता है हेलोजन फैमिली। क्या बोला जाता है? हेलोजन फैमिली। तो ये इसका नाम है बाबू। तो हम लोग को वहाँ चेल्कोजेन पूछा था, चेल्कोजेन किसका नाम है बताइए? तो ऑक्सीजन वाला का, और ऑक्सीजन वाला ग्रुप नंबर 16 में आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 16 बोलिए या ग्रुप नंबर 6 बोलिए, बात बराबर है। चेल्कोजेन किसको लगता है? ग्रुप नंबर 16 वाले को। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है? जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी है, टेल्यूरियम भी है, लेकिन एल्युमिनियम उपधातु नहीं है। एल्युमिनियम क्या धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम जैसे उपधातु नहीं है, मेटालॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब वो निम्नलिखित में से कौन सा डोवर्नियर ट्रायड नहीं है? हम आपको डोवर्नियर का ट्रायड रूल बताए थे, उसमें याद कीजिए
हीलियम, नियॉन और आर्गन का कोई भी ट्राइड डोबरनियर नहीं बनाए, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन नाम का वो कोई भी ट्राइड नहीं बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम बाइंस्टेक आ गया बाबू, यहाँ पे नियॉन होगा, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है ये ट्राइड नहीं है डोबरनियर का, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखिए बाबू क्या बोला, प्रत्येक 8 तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व के समान है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 8वां पहला की तरह मिल रहा है, ये न्यूलैंड साहब का कहना था। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल में क्या था बताइए तो? न्यूलैंड का कहना क्या था, जो म्यूजिक का धुन होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, हर 8वां वर्ड के बाद देखिए फिर से सा होता है। सा पहला हो गया, फिर 8वां जाइए, सा रे गा मा पा दा नी सा, जैसे 8वां सा आ गया, पहला और 8वां मैच कर रहा है। ठीक उसी प्रकार न्यूलैंड जो है ऑक्टेव रूल बनाए थे, और ये क्या किए थे, एलिमेंट को इसी प्रकार से सजाए थे जिसमें पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट क्या हो जाता था, सेम प्रॉपर्टी का मिलता था। लेकिन ये रूल ज़्यादा समय तक नहीं चला। कहाँ बाबू पीरियोडिक टेबल और कहाँ गाना कभी जिंदगी में मैच करेगा, तो थोड़ा देर तक मैच किया, उसके बाद ये ऑक्टेव रूल इसका फेल्ड हो गया, सारे एलिमेंट में लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वही कहना है कि प्रत्येक पहला तत्व का 8वां तत्व से गुण मिलता है, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, एक्स रे की विशेषताओं का अवलोकन किसने किया था, तो हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था? हेनरी मोसले ने। देखिए बाबू इसके आगे क्या बोला है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसके आवर्ती फलन है, किसके? एटॉमिक नंबर के, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोला है कि तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन किसका? तो एटॉमिक नंबर का, जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बाबू, आवर्त सारणी के आधुनिक दीर्घ रूप में क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या बोला जाता है? क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखिए बाबू पंक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। और जो स्तंभ होता है ऐसा खड़ा खड़ा वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? वर्टिकल कॉलम। याद रखिएगा, ऐसा जब पीरियोडिक टेबल में ऐसा खड़ा खड़ा देखिएगा तो उसको वर्टिकल कॉलम बोला जाएगा, और ऐसा सोया हुआ देखिएगा तो उसको हॉरिजॉन्टल रो बोला जाएगा। वही बोल रहा है कि वो जो हॉरिजॉन्टल रो है यानी कि क्षैतिज पंक्ति और साथ ही साथ जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए बाबू आपको एक बार यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो है ये यदि इस टाइप से देखिएगा खड़ा खड़ा, ठीक है, कॉलम टाइप का, तब आप इसको बोलिएगा ग्रुप। क्या बोलिएगा? ग्रुप। और यदि ऐसा सोया हुआ टाइप का दिखेगा, ऐसा सोया हुआ, ठीक है, ऐसा सोया हुआ दिखिएगा, ऐसा सोया हुआ देखिएगा, तब इसका नाम हो जाएगा पीरियड। क्या नाम हो जाएगा? पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और कितना पीरियड है। तो देखिए बाबू ऐसे खड़ा वाला को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप है। याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। इसमें जो पीरियड है बाबू ऐसा सोया हुआ वाला, ठीक है, जिसको रो बोलते हैं, वो टोटल 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रो है इसमें, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। तो वही क्वेश्चन बोला था कि कितना रो है और कितना कॉलम है, ठीक है। तो रो को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोला हॉरिजॉन्टल रो, वो क्या बोलते हैं? तो रो को बोलते हैं बाबू पीरियड, और कॉलम वर्टिकल कॉलम ऐसा वर्टिकल में ऐसा खड़ा खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो पीरियड और ग्रुप ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आवर्त की संख्या उच्चतम से मेल खाती है। बोल रहे कि आवर्त का जो संख्या यानी कि पीरियड नंबर है वो किससे मैच कर रहा है? तो याद कीजिए बाबू जो पीरियड नंबर होता था वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था। तो पीरियड नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी आवर्त सबसे छोटी है? यदि आप ध्यान दें बाबू यहाँ पहला नंबर जो आवर्त है, पहला नंबर पीरियड को यदि आप देखिए तो इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, बाकी देखिए इसमें 3 है दूसरा नंबर में। अच्छा 3 भी नहीं, ज़्यादा है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन नियॉन इतना सारा है। तीसरा में और भी ज़्यादा है, चौथा में और भी ज़्यादा है। तो सबसे छोटा जो पीरियड है वो आपका पहला पीरियड है। कौन सा पीरियड है? पहला पीरियड। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला, नामकरण के अनुसार 190वें तत्व का क्या नाम है? 190वें तत्व का ये नाम याद रखिएगा बाबू, यूपेक के अनुसार इसका नाम क्या है? नोमेनक्लेचर में भी देखिएगा, इसका नाम है यूनिलेनियम। क्या नाम है? यूनिलेनियम, ठीक है, यूनिलेनियम। उसका देखिए बाबू क्या बोला है, यूनिक्लिडियम तत्व का प्रतीक क्या है? तो यूनिक्वेडियम का प्रतीक जो है बाबू वो है UNQ। क्या है? UNQ, UNQ, ठीक है।
अगला देखिए क्या बोला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिलॉक्टियम। यूनिलॉक्टियम का जो एटॉमिक नंबर है बाबू वो है 108। कितना है? 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण को कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसका इंग्लिश से है इलेक्ट्रॉन वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आगे देखिए बाबू क्या बोला, आयनीकरण एंथैल्पी का सही क्रम है। आयनीकरण एंथैल्पी का मतलब होता है बाबू कि किसमें, आयनीकरण एंथैल्पी का मतलब था आयनाइजेशन एनर्जी इंग्लिश में, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब था यदि लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना ऊर्जा लग रहा है, ठीक। तो आप यदि ध्यान दे बाबू, इसमें किस किस टाइप का एलिमेंट है, एक है जिंक, कैडमियम और Hg है, और एक है Cs मतलब कि सोडियम है, सीजियम है, रुबिडियम है। तो देखिए बाबू यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो आपको क्या क्या दिखा है इस चीज़ को समझिएगा। एक आपको ये वाला दिखा है जिंक, कैडमियम, Hg, ठीक है। जिंक, कैडमियम और Hg दिखा है, ठीक। यहाँ पे आपको दिखा है क्या क्या, जिंक, कैडमियम और Hg। और एक आपको देखा था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, एक ये दिखा। तो अब आप सोचिए बाबू, आप जैसे ही किसी ग्रुप में, याद रखिए किसी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं ना तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। और जब लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। साइज छोटा होगा। तो देखो बाबू, जब इधर से इधर आप आते हैं तो Hg का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। सीजियम की तुलना में Hg का साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और जब Hg का साइज छोटा हो जाएगा बाबू, आप सोच के देखिए, जब Hg का साइज छोटा होगा तो जब साइज छोटा है, जैसे ये हो गया, मान लीजिए साइज छोटा है, एक यहाँ पर लीजिए, ये हो गया न्यूक्लियस, हो गया पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। देखिए दूसरा ऑर्बिट है, इसमें पहला ऑर्बिट है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या बड़ा है? इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा बाबू और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप सोचिए, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा चार्ज होगा। तो अब आप अट्रैक्टिव फोर्स, अब आप खुद सोच के देखिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ होगा। वैसे प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लस और माइनस है वो सामने सामने है, और यहाँ पे जो प्लस और माइनस वो दूर दूर है। तो जब दूर दूर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल है वो कम हो गया। और जब आकर्षण बल कम हो जाएगा बाबू तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या होगा बताइए? तो कम एनर्जी लगेगा। आकर्षण बल ही कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उतना मजबूती से नहीं पकड़ा तो थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो सीजियम का साइज देखिए बड़ा है, Hg का साइज छोटा है, इसमें ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसमें कम एनर्जी में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार रुबिडियम और इसमें यदि तुलना करें तो रुबिडियम में जल्दी निकलेगा। पोटासियम और जिंक में तुलना करें तो पोटासियम में जल्दी निकलेगा। तो ऑप्शन में बाबू जिंक, कैडमियम, Hg था, जो कि ये तीनों का तीनों फेल हो चुका है। इस सब में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम, सोडियम, इसका आयनाइजेशन एनर्जी उसके तुलना में क्या हो जाएगा बताइए? तो ज़्यादा कम होगा, है ना, उसके तुलना में कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीजियम वाला सही होगा हम लोग का। सीजियम वाला सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन था बाबू ये? हाँ ये देखिए 22 नंबर, आयनीकरण एंथैल्पी का सही क्रम है। तो जिंक से ज़्यादा कैडमियम, Hg, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, सबसे ज़्यादा तो सीजियम होगा। सीजियम सबसे ज़्यादा कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीजियम में, उसका रुबिडियम में, उसका किस में होगा? सोडियम में होगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला, निम्नलिखित में द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम है। द्वितीय आयनीकरण मतलब पहला आप एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन निकाले, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो सोचिए बाबू, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो आपका यहाँ पे है कौन कौन? देखिए तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन मतलब सब में वही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके बाद क्या? क्लोरीन है, नहीं कार्बन है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए बाबू। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये 9 नंबर में आता है, ये 8 में आता है, ये 7 में आता है, ये 6 में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4, 2p5 हो जाएगा, है ना, 2p5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कीजिए बाबू, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा, 8 नंबर में। नाइट्रोजन का कीजिए 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। और यदि आप कार्बन का करते हैं बाबू तो 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। अब सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकला है बाबू, ठीक है, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ p में कितना आ जाएगा बताइए? तो p में 4 हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन का जो p सबसे लगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा।
ऑक्सीजन का देखिए तो बाबू ऑक्सीजन का तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि पहले अभी 4 है, 1 निकल जाएगा, 3 बचेगा। और आप जानते हैं बाबू P सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाना, इसका मतलब होता है हाफ फील्ड पूरा हो जाना। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में लगेगा। उसके बाद फिर क्या था क्वेश्चन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो P में 2 ही रहेगा, और कार्बन से जब 1 निकल जाएगा तो P में 1 रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना क्या था कि निम्नलिखित में द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम, मतलब कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसमें सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, ऑक्सीजन में, क्योंकि सबसे ये अभी आपका हाफ फील्ड हो चुका है, हाफ फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर 1 में भी, और ऑक्सीजन मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी में भी पहले ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर सी में भी पहले ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के बाद किस में लगे, ऑक्सीजन के बाद यहाँ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन था आपका कितना, नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 2 बचा है, और यहाँ पे फ्लोरीन में 4 बचा, तो ज़्यादा मेहनत अब किस में लगेगा बताइए, तो नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन में लगेगा, ठीक है, सॉरी मतलब ऑक्सीजन के बाद किस में लगेगा, फ्लोरीन में, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें केवल कितना बताइए, तो केवल 2 ही दिए, तो आराम से दे देगा, लेकिन वो जल्दी नहीं देना चाहेगा। तो ऑक्सीजन के बाद बाबू ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन जाएगा। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाला 24 में, निम्नलिखित में से सबसे छोटा धनायन कौन है, अब सबसे छोटा धनायन कौन है वो पूछा है। तो यदि आप ध्यान दें बाबू सोडियम, उसके बाद और ऑप्शन में क्या है, मैग्नीशियम, उसके बाद ऑप्शन में क्या है बाबू, कैल्शियम, और उसके बाद ऑप्शन में क्या है बताइए, तो एल्युमिनियम। तो यदि आप ध्यान दें बाबू सोडियम पर +1 चार्ज आया, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे बात करें बाबू जेड, तो जेड सोडियम का कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है, लेकिन 1 निकल गया है, तो कितना बचेगा, 10। मैग्नीशियम का जेड तो बाबू 12 हो जाएगा, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना होगा, 10 ही होगा। क्यों 10 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 12 होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 निकल गया, +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब 2 निकल गया इसमें बचेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद बाबू कैल्शियम, कैल्शियम का जेड का वैल्यू होता है 20, जब जेड 20 है तो पी भी कितना होगा, 20 ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था, 18 हो जाएगा। एल्युमिनियम में बाबू जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होता है, लेकिन 3 निकल गया तो केवल 10 होगा। तो अब आप सोचिए बाबू तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है 11 प्रोटॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है और उसको खींच के 11 प्रोटॉन रखा है, लेकिन यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इन 12 प्रोटॉन खींच के रखा है। तो सोचिए 12 प्रोटॉन है तो वो ज़्यादा तेजी से खींचा होगा, जब इधर खींचा जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप ध्यान दे बाबू कैल्शियम में, तो कैल्शियम में भी आपका टोटल 18 इलेक्ट्रॉन को 20 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब 20 प्रोटॉन खींच रहा है। लेकिन आप यदि ध्यान दें कैल्शियम का तीसरा नंबर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चले जाता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका तीसरा नंबर ऑर्बिट में चले गया बाबू। और यहाँ पे यदि आप ध्यान दें सोडियम, सोडियम का दूसरे नंबर ऑर्बिट में देखिए 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 और 3s1 होता, ये तो 1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें दूसरा नंबर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें दूसरा नंबर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी दूसरा नंबर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और एल्युमिनियम में भी दूसरा नंबर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और इसमें तीसरा दिए तो ज़्यादा इसका साइज बड़ा हो गया, ये तो बहुत दूर चल जाएगा ना, इसका साइज बड़ा हो गया, ये दूर चल जाएगा, क्योंकि तीसरा नंबर ऑर्बिट है, और 3 ऑर्बिट में देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इसका साइज इतना बड़ा है। और दूसरा ऑर्बिट का देखिए न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, देखिए दूसरा ऑर्बिट का साइज कितना छोटा है, तो इसका साइज तो वैसे ही बड़ा हो गया। तो कैल्शियम तो हम लोग का नहीं आने वाला, लेकिन अब देखिए ये तीनों में दूसरा नंबर ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, दूसरा में गया है। लेकिन बाबू यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो सबसे ज्यादा जो प्रोटॉन है, सबसे ज्यादा जो खींचने वाला है वो कहाँ पर है, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है जो कि केवल 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा बताइए, तो एल्युमिनियम +3 का होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Al+3। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, जस्ट आपको हम गिन के दिखा दे, 7 आवर्त होता है, 7 पीरियड होता है, और उसमें ग्रुप कितना होता है, 18 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बाबू क्या बोला, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि समूह की कुल संख्या, और समूह टोटल अभी तुरंत बता दीजिए, जिसको इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, वो कितना 18, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
क्या बोला बाबू, द एलिमेंट्स इन विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड एज। बोल रहा बाबू कि यदि आप 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे। देखिए बाबू 4f कहते हैं इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनोइड सीरीज। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज। और ये जाता है, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सब आपका जाएगा 5f में। कहाँ पे जाएगा, 5f में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज। तो वहां पे क्वेश्चन बुलाते हैं कि 4f वाला को कौन सा सीरीज बोलेंगे, तो 4f वाला को लेंथेनोइड सीरीज बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनोइड सीरीज हो जाएगा द एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड एज लेंथेनोइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, LiF की आबंध लंबाई। अब LiF यानी कि लिथियम फ्लोराइड का आबंध लंबाई पूछा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ पूछा है। आप खुद सोचिए बाबू, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है, हलीना करे रब से फरियाद। ऊपर से नीचे आइए बाबू तो साइज बढ़ेगा, यानी कि ये सब में से अभी हाइड्रोजन को हटाइए, अब हाइड्रोजन को छोड़ करके इसमें जितना भी है उसमें से सबसे छोटा साइज किसका, लिथियम का है ना। सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम का, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, यानी कि इसका साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका। क्वेश्चन क्या बोला है कि लिथियम फ्लोराइड का जो साइज होगा वो सोडियम फ्लोराइड से, पोटासियम फ्लोराइड से, रुबिडियम फ्लोराइड से क्या होगा उसको पूछा गया। तो लेस देन दैट ऑफ सोडियम फ्लोराइड, कि सोडियम फ्लोराइड से छोटा होगा, ये बात सही है, क्योंकि सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है, फ्लोरीन जब जुड़े इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, इसका साइज क्या है, छोटा है, तो ये बात सही है बाबू। उसके बाद KF के बराबर, इसके बराबर तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये देख रहे इसका साइज कितना बड़ा होगा, सोडियम से नीचे आ रहा है। फिर मोर देन दैट ऑफ KF बोल रहा है इससे भी ज्यादा होगा लिथियम फ्लोराइड का, वो भी नहीं हो सकता। इक्वल टू दैट ऑफ NaF बोल रहा है NaF के बराबर होगा, तो ये भी नहीं होगा, NaF से कम होगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा बाबू, लेस देन दैट ऑफ NaF। NaF से LiF का साइज क्या होगा, कम होगा, यानी कि छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग एटम्स वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए बाबू पैरामैग्नेटिक नेचर में वही हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबका पहले कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए। कैल्शियम का कीजिए बाबू, कैल्शियम 20 नंबर में आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 और 4s2। लास्ट में बाबू देखिए s सबसेल और s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ध्यान दें, s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका लास्ट ऑर्बिट तो फुल फील्ड है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट है बाबू बेरिलियम। बेरिलियम कितना नंबर में आता है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर में आता है, 1s2 2s2। इसका भी लास्ट में बाबू s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या, ये भी फुल फील्ड है, तो ये भी अनुचुंबकीय नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही पैरामैग्नेटिक होगा। जिंक बाबू इसका 30 नंबर में आता है, तो 4s2 तक 20 हो गया, और 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये भी आपका जो है अनुचुंबकीय नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें बाबू तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर में, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे बाबू p सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन गया है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब गया है बाबू तो देखिए ये हो गया हम लोग का p ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3। अभी भी इसमें 3 ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बाबू पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई जरा कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बढ़े बाबू तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वे तत्व जिनमें 5f कक्षांक में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर भरते रहते हैं। अभी जस्ट बोले थे बाबू 4f में भरेगा लेंथेनोइड सीरीज, 5f में भरेगा तो एक्टिनोइड सीरीज हो जाएगा, तो एक्टिनोइड कहलाएगा। 30 नंबर का ऑप्शन एक्टिनोइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला, निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक किसका होगा, जिसमें हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड होगा। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 1 s में 2, तो बाबू p सबसेल में यहाँ पे कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबसे ज्यादा जो आपका आयनीकरण ऊर्जा होगा वो किसका होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें p सबसेल क्या हाफ फील्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े बाबू 32वां नंबर, तो देखिए 32 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से जल्दी बॉन्ड ही नहीं बनाएगा वो कौन होगा बताइए, तो आर्गन। आर्गन क्यों होगा बाबू, क्योंकि आर्गन पे यदि आप ध्यान दे तो नोबेल गैस की तरह बिहेव करता है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, मतलब लास्ट ऑर्बिट जो सो फुल फील्ड है। लास्ट सबसेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखिए आर्गन कितना नंबर में, 18 नंबर में। कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं 3p6 हो जाएगा, और p6 p सबसेल तो फुल फील्ड है, तो ये किसी भी ऑर्बिट मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन से जल्दी बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। इसका वजह हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बाबू निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे आसानी से एक धनात्मक गैसीय आयन बना सकता है, एक धनात्मक गैसीय आयन बना सकता है, मतलब जिसमें प्लस चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पे है 2 2 4 6 10 2 12 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 2 4 6 10 11, यहाँ पे क्या आपका सोडियम है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज करेगा और जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो एक धनात्मक यौगिक बनेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो एक धनात्मक वही बना सकता है, एक धनात्मक गैसीय कंपाउंड वही बना सकता है, गैसीय आयन वही बना सकता है जिसका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाल देगा, 2 होगा 2 निकालेगा तो वो द्विधनात्मक हो गया, 3 में ट्राई धनात्मक हो गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब एक धनात्मक बनेगा, एक प्लस चार्ज अगर वो किस में होगा, जिसका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन प्रकृति का। देखिए बाबू उदासीन प्रकृति का वही होगा जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होगा। और आप जानते हैं यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों? ये कार्बन जो है सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। जब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा ही नहीं तो प्लस माइनस चार्ज ही नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो ये उदासीन प्रकृति का ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है जो तुरंत मतलब कि आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होगा। तो सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, सीजियम में सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो सीजियम। क्यों? क्योंकि सीजियम आता है बहुत ही नीचे, उसका साइज बड़ा होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बाबू क्या बोला, निम्नलिखित में से किस समूह में धातु, उपधातु और अधातु शामिल है। देखिए बाबू ग्रुप नंबर यदि आप 14 पे यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है, ग्रुप नंबर यदि आप 14 पे ध्यान दें तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप नंबर 14, इसे ग्रुप नंबर 4A भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन है जो कि अधातु है, सिलिकॉन है जो कि आपका क्या है, उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, टीन आपका क्या बाबू बताइए तो धातु है। तो इसमें उपधातु, धातु और अधातु तीनों का तीनों मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आप ध्यान दे बाबू क्या बोला, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होगी जिसका बाबू पी लास्ट ऑर्बिट फुल फील्ड होगा, और या नहीं तो फिर जिसका लास्ट ऑर्बिट में हाफ फील्ड होगा, वही हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए तो सबसे अधिक उसका एनर्जी होगा। तो यहाँ पे देखिए S में 1 है, 3p3 है, 3p4 है, 3p1 है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस में होगा, 3p3 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन अभी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड और हाफ फील्ड वाला बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्योंकि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपका बहुत ज्यादा होगा, किसमें, हाफ फील्ड में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 38 नंबर बोला है, किसी परमाणु के बाहरी कोष पर sp_d और f कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात किया बाबू। तो देखिए शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा उसी में होगा जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा। यदि आप ध्यान दे तो S न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा सामने, उसका P, उसका D, उसका D, और S बाबू की स्पेशल है, इसका जो आकार होता है ना वो ऑर्बिटल के जैसा होता है ना, ऑर्बिटल के जैसा होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लगता है वो डायरेक्ट लगता है, इसका ज़्यादा जो सो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है। PDF में ज़्यादा इधर उधर जाएगा, क्योंकि देखिए P का आकार था डंबल के जैसा, D में तो डबल डंबल, F का तो बातें हटा दीजिए, कौन कहाँ लगाएगा उसको कोई अता पता नहीं। सबसे सटीक जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है वो कौन लगाता है, S ब्लॉक वाला, ठीक है, मतलब S सबसेल वाला, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, S सबसे ज्यादा, उसका P, उसका D, उसका D, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बाबू कहाँ चले गया, 39 ये 40 देखिए, अच्छा 39 अभी नहीं बताया। देखिए 39 में क्या बोला था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, डी ब्लॉक में किस टाइप का, मोनोवैलेंट मेटल। मोनोवैलेंट का मतलब होता है बाबू जिसमें एक चार्ज होगा, +1 वाला उसमें खाली नहीं है, उसमें बहुत सारा और भी कुछ कुछ है। ऑल नॉन मेटल, सारे के सारे उसमें नॉन मेटल भी नहीं है, ठीक है। उसका बोला तत्व जो आमतौर पर स्टोइकियोमेट्रिक धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है बाबू कि वो खाली धातु ऑक्साइड ही बनाएगा। अगला है बाबू उत्प्रेरक गुणों के साथ कई धातु है, हाँ ये सही है कि ज्यादातर उसमें धातु भी है, ऊपर से सब में सब कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी है, कैटेलिस्ट वाला गुण है, यानी कि रिएक्शन का रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, कौन, डी ब्लॉक वाला, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
40 नंबर में बोला बाबू आमतौर पर किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या, आप खुद सोचिए, जस्ट हम आपको बताए थे कि किसी आवर्त में यानी कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाइए तो साइज घटेगा। क्या होगा? साइज घटेगा। साइज घटेगा बाबू तो बताइए त्रिज्या भी क्या होगा? घटेगा। साइज बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ा है, साइज छोटा है तो त्रिज्या भी छोटा है। जैसे आप ध्यान दें तो देखिए हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाते बाबू, ठीक है। एक ये हो गया न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, इसमें दो ही ऑर्बिट है। ये हो गया न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, और ये हो गया तीसरा ऑर्बिट। इसमें 3 ऑर्बिट है बाबू, साइज इसका क्या बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए रेडियस भी इतना बड़ा है। और इसमें 2 ही ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस में रेडियस इसका इतना ही। तो साइज छोटा रेडियस भी छोटा, साइज बड़ा तो रेडियस भी बड़ा। तो बताइए जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो साइज घटता है, और साइज जब घटेगा तो उसका मतलब ये क्या कहते हैं, साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा? घटेगा। तो उसका त्रिज्या क्या करेगा बाबू? डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाबू देखिए कोई एक गैस था, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। आप जानते हैं किसी गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अगला बाबू KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो आप देखिए बाबू पोटासियम हलिना रेरफ से फरियाद में आता है, इसका कितना होगा? चार्ज +1। मैंगनीज का निकालना है, इसको x मान, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। ओवरऑल KMnO4 में कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं बाबू इक्वल टू कितना करेंगे? सारे चार्ज को जोड़ करके 0 के बराबर। तो देखिए 1 + x प्लस ऑक्सीजन 4 पीस है, 4 × -2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x बराबर -4, 4 × -2 -8 बराबर किधर कीजिए? +8, +1 को इधर कीजिए -1, तो x बराबर कितना हो गया? 7। x आप किसको माने बाबू? मैंगनीज को। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। किसमें? KMnO4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्युमिनियम के बीच संबंध आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्युमिनियम के बीच क्या संबंध है। तो यदि आप ध्यान दें बाबू देखिए यहाँ पे लिथियम और यहाँ मैग्नीशियम, ये देखिए डायगोनल टाइप का है ना, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच का जो रिश्ता वो डायगोनल टाइप का है। और बेरिलियम और एल्युमिनियम भी पूछा था, ठीक है। तो बेरिलियम हम लोग का कहाँ? यहाँ पर है बेरिलियम बाबू, इसका सीधा में तो एल्युमिनियम नहीं है, इसके सीधे में बोरॉन है। बेरिलियम का जस्ट देखिए यहाँ पे क्रॉस होकर के एल्युमिनियम आ रहा है ना, बेरिलियम से क्रॉस होकर के कौन आ रहा है? एल्युमिनियम आ रहा है। और जब क्रॉस होकर के आ रहा है बाबू देखिए ऐसे करके क्रॉस होकर के आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। लिथियम और मैग्नीशियम में भी डायगोनल वाला है, बेरिलियम और एल्युमिनियम में भी क्या? डायगोनल वाला ही गुण है, तो डायगोनल वाला गुण है। तो लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्युमिनियम के बीच संबंध को क्या बोलेंगे? डायगोनल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला है? आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्वों में आमतौर पर समानता होती है। आप सब जानते हैं बाबू कि तत्व जो है सो आवर्त सारणी में जो है एक ही ग्रुप का जितना भी तत्व है वो सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो एक समान होगा, बराबर होगा। यदि हम आपको एक एग्जांपल बताए बाबू तो देखिए हलिना रेरफ से फरियाद यानी कि ग्रुप नंबर 1A, इसमें जितना भी एलिमेंट है ना सबका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इसलिए इसको पहला नंबर ग्रुप में रखा गया है, इसलिए इसका नाम ग्रुप नंबर 1A भी है। ग्रुप नंबर 2A में जितना भी एलिमेंट है उसका लास्ट में सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए बाबू, हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 1s2, सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, पोटासियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3p6, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s1। ठीक इसी प्रकार रुबिडियम का जब कीजिएगा तो 5s1 हो जाएगा, सीजियम का जब कीजिएगा तो 6s1 हो जाएगा, फ्रांसियम का जब कीजिएगा तो 7s1 हो जाएगा। सबका लास्ट में देखिए बाबू एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा लिथियम तो 3 नंबर में था 2s1 एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देखिए सोडियम है तो 2p6 तो 10 हो गया, फिर 3s1 देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सबका लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सेम होगा, है ना, एक होगा। ठीक उसी प्रकार आप बेटा मांगे कार्य स्कूटर का भी कीजिए, सब में 2-2 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है एक ही ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबके समान होते हैं। अगला देखिए बाबू 45वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किस आयन में न्यूनतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा वो पूछा है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। Fe 26 नंबर में आता है, देखिए आयरन 26 नंबर में आता है। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये हो गया 4s2 तक जैसे ही पहुंच जाइए तो 20 हो गया, 26 है
तो 4s2 के बाद क्या हो जाएगा 3d6। अब देखो बाबू F ही पे +2 चार्ज यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन बचा बाबू देखिए तो D में 5 घर होता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। उसके बाद यहाँ पे Fe+3 है यानी कि यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। Fe+3 का मतलब क्या हो गया, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकल जाएगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अब टोटल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ गया बताइए, तो 5 अनपेयर्ड हो गया। कोबाल्ट आता है बाबू 27 नंबर में, ठीक है, कोबाल्ट जो ये आता है 27 नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर जाएगा 3p6 4s2 और 3d7 हो जाएगा, जिसमें से वो +2 है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। डी सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बचा, बनाइए 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 घर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना आ रहा है इसमें 3, इसमें केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और CO+3 पे यदि बात करें बाबू, CO+3 का यदि हम लोग बात करें तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब जैसे 4s2 पहुंचता है ना मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब 3d कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, 3d7, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 यहाँ से चले जाएगा, 1 यहाँ से चले जाएगा, ठीक है। अब बचा डी में कितना 6। अब जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 2 3 4 5 घर हो गया, 1 2 3 4 5 6, केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, Fe+3 में 5 तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां की ओर बढ़े, तो 46 नंबर क्वेश्चन बोला आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान दिया गया। अधातु बाबू यानी कि नॉन मेटल को पी ब्लॉक में रखा गया, कहाँ पे रखा गया, पी ब्लॉक में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वो एक तत्व वायु का परमाणु क्रमांक 19 है, इसे ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड का सूत्र होगा, ठीक है। देखिए बाबू 19 है, पहले कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो वाई पे चार्ज कितना हो जाएगा +1। अब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होता है, Y2O1, तो Y2O1 यानी कि Y2O टाइप का कंपाउंड बनेगा, कैसा बनेगा Y2O टाइप का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है Y2O, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू 48वां नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से, अच्छा निम्नलिखित में सबसे अधातु तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा अधातु कौन है वो पूछा है, ठीक है। तो यदि आप ध्यान दे बाबू 2 2 4 6 10 11 11 में सोडियम, ये तो धातु होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 2 4 और 5 9 नंबर में कौन आता है फ्लोरीन। उसके बाद बाबू 2 2 4 6 10 2 12 ये मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। 2 2 4 3 7 नंबर में कौन आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों का दोनों अधातु है, इन दोनों में से भयानक वाला धातु कौन है बाबू, तो फ्लोरीन ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फोन कॉल में देखिए ये सबसे पहले आता है, मतलब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। फोन कॉल FONCl यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में कौन है फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन तब क्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा धातु की तरह भी कौन काम करेगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन तब क्लोरीन, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा धातु कौन है फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, बोला तत्वों का कौन सा समूह सबसे कम आयनीकरण एंथैल्पी दिखाता है, ठीक है। सबसे कम आयनीकरण एंथैल्पी मतलब कि जो कि तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो दे देगा, और तुरंत इलेक्ट्रॉन देने वाला में बाबू अल्कली मेटल, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत देगा। अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जल्दी नहीं देना चाहेगा, ठीक है। हेलोजन है बाबू, मतलब देगा ही भी, लेकिन अल्कली मेटल सबसे ज्यादा तेजी से दे देगा, क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हेलोजन ये कभी जिंदगी में देगा तो लेने वाला है, नोबेल गैस को तो मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बहुत ही कम आपको आयनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा, थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी दीजिएगा, ये सब के तुलना में ये कम दिखाएगा।
अगला बोला वो निम्नलिखित तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी इस क्रम में, ठीक है। पहला आयनीकरण एंथैल्पी इसमें बताया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें किसका बताया, फास्फोरस का, तब सिलिकॉन का, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन। इसमें सबसे ज्यादा बताया नाइट्रोजन सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस सिलिकॉन नाइट्रोजन कार्बन। चलिए बाबू देखते हैं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होगा, ठीक है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एक बार ऑप्शन देख लीजिए बाबू क्या क्या है। तो ऑप्शन में कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फास्फोरस, ठीक है, यही सब है, कार्बन नाइट्रोजन और सिलिकॉन फास्फोरस है। देखिए बाबू यहीं पे सारा है, कार्बन नाइट्रोजन और सिलिकॉन फास्फोरस। देखिए कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फास्फोरस, देखते हैं सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें लगने वाला है। हम आपको बोले थे जब लेफ्ट से राइट जाइएगा तो साइज छोटा, अगर साइज छोटा होगा तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो यदि आप देखें बाबू कार्बन और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कार्बन के कंपेरिजन में तुलना में ज़्यादा होगा, ठीक है। कार्बन के कंपेरिजन में नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगा, यानी कार्बन का ज़्यादा होगा किससे, नाइट्रोजन से, सॉरी कार्बन से ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। अब सिलिकॉन और फास्फोरस में बाबू यदि आप ध्यान दें तो सिलिकॉन और फास्फोरस में फास्फोरस से ज़्यादा सिलिकॉन का होगा, ठीक है। फास्फोरस से ज़्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का, यानी कि सिलिकॉन का ज़्यादा होगा किससे, फास्फोरस से। अब बात होता है कि इस सब में से सबसे ज़्यादा कौन होगा, है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए बाबू कार्बन है, उसका सिलिकॉन है और नाइट्रोजन और फास्फोरस है। तो सबसे ऊपर से नीचे यदि आप आते हैं, ऊपर से नीचे यदि आप आते हैं तो साइज आपका क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ भी आपका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि इन दोनों में हम बात करें तो इस दोनों में ज़्यादा जो छोटा हो जाएगा वो फास्फोरस हो जाएगा। सिलिकॉन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो साइज घटेगा, तो फास्फोरस का साइज कम और सिलिकॉन का क्या हो गया, ज़्यादा। इस दोनों में भी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का थोड़ा कम होगा, उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फास्फोरस का हो जाएगा। उसका दीदी इस दौरान हम लोग बात करें बाबू तो नाइट्रोजन का थोड़ा सा कम होगा, कार्बन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले अब कौन आ जाएगा बताइए, तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का, नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा यहाँ पे कार्बन, उसका कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, सबसे कम हो रहा है नाइट्रोजन। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, सबसे कम नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, तब कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए बाबू 51। तो 51 में बोला सोडियम, रुबिडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। आप जानते हैं बाबू ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है। ली ना करे रब से फरियाद में सबसे ज्यादा किसका होगा, FR का, FR किसी में नहीं है। उसके बाद किसका होगा, सीजियम का, तो सीजियम भी किसी में नहीं है। उसके बाद किसका होगा, रुबिडियम का, उसके बाद पोटासियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम। यानी कि सबसे ज्यादा साइज बाबू लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम में भी रुबिडियम का सबसे ज्यादा होगा, रुबिडियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है। और मैग्नीशियम तो यहाँ आ रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगा, मतलब इसका साइज जब घट गया तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो सबसे कम एनर्जी लगने वाला है रुबिडियम। अच्छा एनर्जी नहीं, यहाँ पे पूछा परमाणु त्रिज्या, मतलब एटॉमिक रेडियस पूछा है, तो सबसे बड़ा रेडियस किसका हो जाएगा, वो रुबिडियम का। उसके बाद होगा पोटासियम का, तब होगा सोडियम का, तब होगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सबसे कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू मैग्नीशियम का सबसे कम है, उसका सोडियम का, उसका पोटासियम, उसका रुबिडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब बाबू इस तरह इसमें आपका टोटल 51 क्वेश्चन था। आप देखिएगा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। और इसी टाइप से क्वेश्चन है, अभी मैं आपको जितना भी इधर उधर से जो सॉल्व करके जो बताएं उस टाइप में से भी आपको कुछ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट छपेगा। तो चलिए बाबू आज इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।